आज हम ब्रिक्स को डिटेल में नहीं करेंगे, बस एक यहाँ पे फैक्टर है जिसके बारे में डिस्कशन होगी, दैट इज अबाउट स्विफ्ट। स्विफ्ट एक बैंक नहीं है, ये एक मैसेजिंग टूल है। पहली चीज तो आपने जो ध्यान में रखनी है, इसके थ्रू मैसेज करे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया में हो, आपने कोई पेमेंट करनी है यूएस में जाके, आप अपने बैंक के पास जाओगे, बैंक के पास एक मैसेजिंग टूल होगा जिसके जरिए एक कोड जनरेट होता है जिसको स्विफ्ट कोड ही बोल देते हैं। हर एक बैंक का, एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एनी बैंक, उनका अपना अपना यूनिक कोड होता है स्विफ्ट में। सारे बैंक रजिस्टर खुद को नहीं करवाते हैं स्विफ्ट बैंक में। मान लो आप एक ऐसे बैंक में चले जाते हो जिनके पास स्विफ्ट कोड नहीं अवेलेबल, तो वो पहले क्या करेगा, अपने ही इंडिया में देखेगा कि कौन से बैंक के पास स्विफ्ट कोड अवेलेबल है, तो उनको पहले ट्रांसफर करेगा डिटेल कि ये जो पर्सन ABCD है, ये आपको यूएस डॉलर, मतलब यूएस में जो पैसा भेज रहा है, $100 का पेमेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, वो 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, इसका पेमेंट करना चाहता है, ये ABCD अकाउंट नंबर उसका रहा और हमने आपको प्रोवाइड करा, यानी कि वो बैंक जहां इस पर्सन ने सबमिशन करवाई थी। अब इस बैंक के पास वो स्विफ्ट अकाउंट नहीं था, तो इन्होंने उस बैंक के पास उसे ट्रांसफर कर दिया जिसके पास स्विफ्ट कोड अवेलेबल था। फिर ये क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा दूसरे एंड पे जहां पे स्विफ्ट अकाउंट होना चाहिए दूसरी कंट्री के पास, विच इज यूएस। तो बैंक के बीच में जो मैसेजिंग टूल का काम है वो कौन एक्ट करता है, स्विफ्ट। ठीक है, तो स्विफ्ट वर्ड याद रखो यहाँ से कीवर्ड। बाकी ब्रिक्स का एक थोड़ा सा एनालिसिस कर लो, वही है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जब यूएस डोमिनेट कर रहा है, कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड आपने पढ़ा, जब दो ब्लॉक्स बन गए पावर्स के, बाइपोलर वर्ल्ड आप पढ़ रहे हो, एक तरफ यूएस है, उसके अलाइज हैं, दूसरी तरफ यूएसएसआर आ जाता है। तो यहाँ पे जब कोल्ड वॉर में 1991 का टाइम पीरियड आता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, यूएस कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की ट्राई करता है। उससे भी थोड़ा सा पहले जाओगे, कोल्ड वॉर से पहले 1945 का टाइम पीरियड, वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हो जाता है। अब मेन फोकस सारी कंट्रीज का एक ही जगह पे था कि अपने को ट्रेड वगैरह पे ज्यादा फोकस करना है, कनेक्टिविटी पे फोकस करना है, मतलब जो सप्लाई चेन है वो चलती रहनी चाहिए। यहीं से एक अरेंजमेंट करी जाती है जिसे नाम से जाना जाता है ब्रेटन वुड अरेंजमेंट। फिर इसी के बेसिस पे आपका वर्ल्ड बैंक भी आता है। इवन वर्ल्ड बैंक को भी आज सारे पुकार लगाते हैं कि थोड़े जाग जाओ, कोई एक्टिविटी नहीं बची हुई है, बिल्कुल डॉर्मेंट सी स्टेज में वर्ल्ड बैंक जा चुका है। तो ये जो ब्रिक्स की फॉर्मेशन है, ये इसी वजह से हुई कि जो यूएस का डॉलर सब जगह पे डोमिनेट कर रहा था, वो चीज ना हो, उसको हम सप्रेस कर सके। अब यहाँ पे प्रोज भी हैं, अगर ब्रिक अपनी कोई करेंसी लेके आते हैं तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो दोनों चीजें यहाँ पे एडिटोरियल में बताई गई थी, उसी पे हम फोकस करेंगे। कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो आपने पहले ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था, स्मॉल एस हुआ करता था। जिम ओनिल ने जब कॉन्सेप्ट लाया कि ब्राजील आएगा, रशिया आएगा, इंडिया आएगा और चाइना आएगा। फिर एंट्री हुई थी साउथ अफ्रीका, तो इसका बन गया था ब्रिक्स, कैपिटल एस लगेगा। फिर ब्रिक्स प्लस कंट्रीज तब बनी जब 2024 में मल्टीपल इनविटेशन और कंट्रीज को दिए गए कि हम चाहते हैं मल्टीलेटरल अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाए, तो फिर एंट्री होती है यहाँ पे। जैसे अफ्रीकन यूनियन अगर जाएंगे तो यहाँ से एक तो इजिप्ट की एंट्री हुई और साथ में इथोपिया, यहाँ सूडान आएगा, उसके नीचे इथोपिया वाला पार्ट, तो इथोपिया की एंट्री हुई। तो दो कंट्रीज ऐसी जो अफ्रीकन यूनियन से ऐड हुई। फिर उसके अलावा अरब पेनिनसुला आपने पढ़ा था, यहाँ पे टॉप पे एक कंट्री पड़ी थी यूएई। अभी I2U2 मैंने आपसे जब पूछा, उसका भी ये मेंबर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो यूएई की एंट्री हुई। उसके बाद एक और कंट्री, ये अरब पेनिनसुला है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ आ जाती है। ऊपर कौन सी कंट्री है, ईरान। ईरान का ही नाम पहले पर्शिया था, तो पर्शियन गल्फ के ऊपर बोला, तो ईरान की एंट्री हुई। और साथ में जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ था 2025 में, वो है आपका इंडोनेशिया। सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना को भी इनविटेशन दिए गए थे, पर उनके अपने ही कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उस वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं करा। सऊदी अरेबिया ने एट द लास्ट मोमेंट डिनाई कर दिया था कि हमें ब्रिक्स प्लस का मेंबर नहीं बनना है। तो ये ओवरऑल 5 पहले कंट्रीज थी आपकी, फिर उसके बाद 5 और ऐड हो जाती हैं। तो आज के टाइम पे जो एक्चुअल में मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 10 आएंगे यहाँ पे, तो ये ध्यान में रखना। एक सवाल इस बार ब्रिक्स से ही बना हुआ था कि जो 2024 का समिट है वो कहाँ पे कंडक्ट करा गया था। आंसर था आपका काजन, रशिया 2024। 2025 का सबमिट कहाँ पे हुआ, तो बैलेम बैलेम में था, नहीं रियो डी जनेरियो में था। बैलेम में तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी चल रही है, कल से ही शुरू हुई है, जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशन करेंगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था और साथ में एक थीम बेस्ड था और एक इंडोनेशिया को लेके पूछा हुआ था। 3 स्टेटमेंट थी टोटल कि क्या इंडोनेशिया मेंबर है इसका, तो वो स्टेटमेंट भी करेक्ट थी। वहां पे थीम इनकरेक्ट थी, पर वो ऑप्शन से सॉल्व हो रहा था। चलो जी, इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रिक्स ने अब डिसाइड करा है, ओके काजन में जब ये सबमिट करा था लास्ट ईयर, जब आपने ब्रिक्स वाला आर्टिकल किया था
था कोई उस टाइम पे? अच्छा, सिर्फ कनव थे। तो उस टाइम पे एक करेंसी लेके पुतिन घूम रहे थे कि ब्रिक्स की एक अपनी करेंसी होनी चाहिए। क्या रीजन था? कि यूएस का जो डॉलर है प्रोमिनेट कर रहा है फ्रॉम 1945, जब वो ब्रेटन वुड अरेंजमेंट आती है कि एक करेंसी ऐसी होनी चाहिए जो स्टेबिलिटी शोर करे। और उस टाइम पे यूएस ने बोला था कि हमारी करेंसी ऐसी है जो स्टेबल है। इस टाइम पे सारी कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं है, 200 के आसपास की नेशंस आपको ऐसे मिलेंगे जो स्विफ्ट अकाउंट का यूज करते हैं, ठीक है, मैसेजिंग टूल की तरह उसको यूज कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि डॉलर सेंटर्ड आज के टाइम पे पूरा वर्ल्ड आपको मिलेगा, यानी कि डॉलर का ही यूज करके पेमेंट यहां से वहां करी जा रही है। तो हम क्या करेंगे, ब्रिक्स की एक कलेक्टिव, मतलब जो भी इसके मेंबर हैं, जब भी उनको अपने में ट्रेड करना होगा, पेमेंट्स करनी होगी, तो हम एक अपनी इंडिविजुअल जो पेमेंट मेथड होगा उसको यूज करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट आज की बात नहीं है, 2014 में जब ब्रिक्स का समिट हुआ था, फोर्टालेजा कहां पे लोकेटेड है? ब्राजील। ये भी ब्राजील में है। तो 2014 में जब ये समिट हुआ तो वहां पे न्यू डेवलपमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट आता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स के मेंबर की इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उनको फंड्स प्रोवाइड करेगा। और यहीं पे एक और बात करी जाती है, दैट इज अबाउट CRA, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। अब देखो ये शब्द लिखा हुआ है रिजर्व, मतलब जो भी ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, कभी ऐसी सिचुएशन ना आए कि इनको इमरजेंसी पड़ जाएगी, हमारे पास कोई फंड ही नहीं बचा हुआ है। तो एक CRA बनाया गया जिसके अंदर कलेक्टिव फंड्स डालेंगे, जो भी इसके मेंबर नेशंस हैं, सभी का कंट्रीब्यूशन डिफरेंट है, डिपेंड करता है उनकी इकोनॉमी कितनी है। तो उसके हिसाब से उस थोड़ा थोड़ा उस रिजर्व के अंदर अपना फंड एलोकेट करते रहते थे, ताकि वो वाली सिचुएशन ना बने कि यूएस के ऊपर डिपेंडेंसी शो करने पड़े। तो ये सभी का वेरी करता है। तो मतलब ये जो जर्नी है वेस्टर्न डोमिनेंस को सप्रेस करने की, ये 2014 से शुरू हो जाती है। एक रीजन तो ये आया कि एडिशन हुई। अब 2014 का टाइम पीरियड जब काउंट हो रहा है, तो उसी टाइम पे क्रीमिया की एनेक्सेशन भी कर चुका है रशिया। क्रीमिया जो लोकेटेड है कौन सी वाटर बॉडी में? ब्लैक सी। ब्लैक सी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्रीमिया जो रीजन है वहां पे लोगों की एथनिसिटी भी देखोगे, वैसे तो ये यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, पर एनेक्सेशन कर लेता है रशिया, वहां पे रशियन पीपल भी आपको काफी मिलते हैं। तो हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक ट्रेड के हिसाब से देख लो, क्रीमिया उनके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है फॉर द रशिया। तो रशिया ने जैसे एनेक्सेशन करी थी क्रीमिया की, तो एक तो G8 ग्रुप आप पहले पढ़ते थे, उसमें से माइनस हो जाते हैं रशिया, G7 ग्रुपिंग वहां पे बची, और G7 के साथ साथ ही सैंक्शन लग जाते हैं बहुत सारे रशिया के ऊपर, और इनका जो स्विफ्ट कोड इनको दिया गया था उससे भी इनको रिमूव कर दिया जाता है। मतलब अब पेमेंट कैसे करेंगे वो क्वेश्चन मार्क रेज कर रहा था। आज के टाइम पे आप देखते हो चाइना और रशिया म्यूचुअली पेमेंट्स कर लेते हैं, अपनी इनकी जो करेंसी होती है वो ट्रांसफर हो जाती है दूसरे के अकाउंट में, वहीं पे चेंजेस कर लेते हैं, मतलब डॉलर का यूज नहीं करा। वही चीजें ये चाहते हैं कि जो बाकी के ब्रिक्स मेंबर हैं उनमें भी यही चीज इंक्लूड करी जाए। नंबर वन थिंग। देन नंबर टू, पुश फॉर लोकल करेंसी। 2014 में जब न्यू डेवलपमेंट बैंक बन चुका है, कंटिजेंट रिजर्व जो फंड है वो बन चुका है, उसके बाद बोला कि लोकल करेंसी यूज करेंगे हम। तो 2015-16 में आप बार बार सुनोगे कि ब्रिक्स की अपनी कोई करेंसी यहाँ पे होनी चाहिए। ये वाली सारी चीजें ब्रिक्स मेंबर के अंदर आप देखोगे कि बस एक ही चीज को लेके बोलते हैं बार बार कि ये जो डॉलर का डोमिनेंस है इसको हमने सप्रेस करना है। एटलीस्ट जो हमारे मेंबर्स हैं उधर तो सप्रेस करेंगे इस चीज को। देन एनहांसिंग करेंसी कोऑपरेशन, 2017 में जब ये सबमिट हुआ तो दोबारा से वही बात करी गई कि करेंसी के अंदर कोऑपरेशन शो करें। एक दिक्कत यहां से आपको दिखने वाली है, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट करा था 5 नेशंस पे, याद है आपको? घाना गए थे, फिर घाना से गए थे ट्राइनिडाड एंड टोबैगो, फिर अर्जेंटीना, फिर ब्राजील से वापसी में नामीबिया। तो ये 5 नेशंस की विजिट थी जो प्राइम मिनिस्टर ने करी थी। एक चीज वहां पे प्रमोट करके आ रहे थे हम अपनी, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ब्रिक्स मेंबर्स के अंदर एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि सारी ही कंट्रीज, यहाँ पे बोल रहे हैं ना कॉमन करेंसी होनी चाहिए, ये सारी ही कंट्रीज अपनी अपनी जो इंटरफेस है उनको प्रमोट कर रहे हैं। जैसे चाइना का अपना है, रशिया का अपना है, वो सारे अपनी प्रमोट करके आते हैं जब भी नेशंस में विजिट करते हैं। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक इस टाइम पे आ रहा है कि इनकी यूनिफाइड करेंसी नहीं बन पा रही, मतलब हम भी उसी में है पर बात करी। तो ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स बनाई जाती है 2020 में। देन कजान समिट जब होता है तो यहाँ पे पुतिन घूम रहे थे एक पर्ची से लेके, उस पर बोला हुआ था कि ऐसे होगी हमारी ब्रिक्स की जो करेंसी बनेगी, जिसको किसी ने सीरियस नहीं लिया था, इवन इंडिया ने भी सपोर्ट नहीं करा था। बाकी यहाँ पे फिर कंसेंसस होता है, वोटिंग डालनी पड़ती है, तो उससे दोबारा से विड्रॉ करना पड़ता है। और इवन जब ब्रिक्स समिट 2024 हुआ था तो ट्रंप ने क्या स्टेटमेंट बोली थी कि अगर आप ब्रिक्स की एक कॉमन करेंसी लेके आते हो, डॉलर को आप सप्रेस करने की ट्राई करते हो, तो बड़े सारे सैंक्शन लगेंगे आपके ऊपर, 100% टैरिफ्स लगेंगे। तो ये सारी चीजों में डराया। अभी के टाइम पे करंट सिचुएशन देखोगे तो इंडिया के ऊपर 50% के आसपास टैरिफ चल रहे हैं, वहीं पे पाकिस्तान पे देखोगे तो 19% ही है। चलो ठीक है, एनीवेज बेस्ट फ्रेंड्स हैं फिर भी हम।
देन फाइनेंशियल सॉवरेनिटी एंड सैंक्शन फ्री ऑपरेशन की यूएस बार बार हमारे ऊपर सैंक्शन लगा देता है. इट्स नॉट ओनली अबाउट रशिया, बाकी के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी टैरिफ्स लगाता है. तो इस चीज से सॉवरेन बनना था हमें ताकि कोई इंटरफेरेंस ना रहे डॉलर की. ब्रिक्स का सिंबॉलिक करेंसी, ये मैंने जो आपको बताया कि चैलेंज करा गया था, एक बैंक नोट दिखा रहे थे बार बार किस तरह से जो यूएस डॉलर की डोमिनेंस है उसको हम सप्रेस करने वाले हैं. अब ब्रिक्स के पे इनिशिएटिव, अब देखना यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे. जो करेंसी बोली जा रही है उसका नाम है ब्रिक्स पे. ऐसे जो फ्लैग हैं वो जो फाउंडर मेंबर्स थे उनके फ्लैग्स को वहां पे शो करा जाएगा जो यहाँ पे करेंसी इंट्रोड्यूस करी जाएगी. और अगेन वही चीज है, रिलायंस जो डॉलर के ऊपर हो रखी है उसको रिड्यूस करना है. लेवरेजिंग एग्जिस्टिंग पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. अब देखो रशिया का एसपीएफएस है, लैंग्वेज उनकी ही आएगी तो आपने फुल फॉर्म्स नहीं याद रखने. एसपीएफएस. चाइना का सिप्स है, सीआईपीएस. इंडिया का यूपीआई है, ब्राजील का पिक्स है. तो इस तरह से ये सारे ही अपनी अपनी करेंसी को प्रमोट करने में ज्यादा लगे हुए हैं रादर देन ब्रिक्स पे फोकस करने के. तो मतलब वो जो एक अप्रोच है वो इंडिविजुअलिस्टिक आपको ज्यादा दिखेगी रादर देन कलेक्टिव. ये वाली अप्रोच है जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक भी बन रही है आज के टाइम पे ब्रिक्स पे के कंटेक्स्ट में. अब देखो अपनी प्रमोट ना करेंगे तो इसके अंदर चाइना भी है, इधर इंडिया भी है. चाइना का अगर आपने कंट्रीब्यूशन शुरू में नोटिस करा हो कितना ज्यादा फंड ये यहाँ पे रेज कर रहे हैं बाकी मेंबर्स के कंपैरिजन में, तो कहीं ना कहीं फिर चाइना भी डोमिनेट कर सकता है. तो सारे अपनी इंडिविजुअल करेंसी को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, जो भी इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको प्रमोट करने में ज्यादा लगे हुए हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर एक्सेलरेटिंग. यूएस ने बार बार धमकियां दी कि जैसे ही ब्रिक्स पे आएगा टैरिफ्स आप पे इम्पोज कर दिए जाएंगे. तो एक ये भी एक बड़ा हर्डल आता है कि आप ब्रिक्स पे को बार बार अनाउंस कर पाते हो पर उसको इम्पोज नहीं कर पाते. और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इंटरनल डिफरेंस अमंग ब्रिक्स मेंबर. सारे अपने अपने जो यूनिफाइड, इंडिया का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आ गया, चाइना का सिप्स है, उनका एसपीएफएस है, सारे अपने अपने जो बेसिक पे के मेथड है उनको ही प्रमोट करने में लगे हुए हैं. देन जो ब्रिक्स से इनकी कॉमन करेंसी आज तक क्यों नहीं हो पाई, तो नंबर वन वही रीजन, अगेन अपने अपने नेशन की अपनी अपनी प्रायोरिटीज है. नंबर वन रीजन कोई मैक्रो इकोनॉमिक कन्वर्जेंस नहीं है. अब जैसे डॉलर है उसके एक मैसेजिंग टूल बना दिया गया विच इज स्विफ्ट, तो उसके जरिए 200 नेशंस के विद इन पेमेंट चल रही है आज के टाइम पे. इनका उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है ही नहीं, तो वो जो डोमिनेंस है वो अपने आप ही रेज करी जा रही है, हमसे चैलेंज नहीं हो पा रही है चीजें. तो यही चीजें यहाँ पे पूछी गई, क्या प्रोस्पेक्ट है. पॉजिटिव आपने बताना है, जो ब्रिक्स पे को लेके यहाँ पे आ रखा था कि क्या इसके पॉजिटिव नोट पे चीजें आएंगी, देन नेगेटिव नोट पे क्या चीजें आएंगी. तो प्रोस्पेक्ट भी बताना है और चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं उसके बारे में भी आपने डिस्कशन करना है. 150 वोट्स के लिए लिखना है, छोटा सा है. स्विफ्ट देख लो. देखो ये बैंक अकाउंट नहीं है, ये एक मैसेजिंग टूल है. थोड़ा फिर से समझ लो जिसको नहीं आया. ये है यहाँ पे स्विफ्ट, ठीक है. अब मान लो कोई पर्सन अनिल है, अनिल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं. अनिल है फ्रॉम इंडिया. अनिल ने एडमिशन, यहाँ पे ट्रेड चलता है, मैं यूनिवर्सिटीज का एग्जांपल उठा लेती हूँ. आपने कौन सी यूनिवर्सिटी है अमेरिका की सबसे पॉपुलर, चलो ठीक है, वहां पे आपने एडमिशन लेनी है. ये आ गया नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट. अब यहाँ पे कौन सी करेंसी चलेगी, डॉलर. और यहाँ पे कौन सी आ गई, रुपी. अब जब आप यहाँ पे फीस सबमिट करोगे तो इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा ना रुपीज टू डॉलर, तभी तो महंगा पड़ गया काम अपने को, तो ये कन्वर्जन करवानी है. अब आप गए अपने नियर बाय बैंक, नियर बाय बैंक. अब उनका कोई स्विफ्ट अकाउंट नहीं था, मतलब वो इसमें रजिस्टर नहीं है, मतलब आपकी जो करेंसी है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगी डॉलर के अंदर. तो आपने बोला कि चलो मैं आपके पास सबमिट करवा रहा हूं, आप इसी डिटेल को ले जाओ उस बैंक के पास जिसका अकाउंट है स्विफ्ट के केस में, मतलब वो मैसेजिंग टूल में रजिस्टर्ड है. तो जैसे एसबीआई आ गया, पीएनबी आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया, इन सभी का अपना अपना अकाउंट बना हुआ है स्विफ्ट के अंदर इंडिविजुअली. अब ये क्या करेंगे, इनके पास ये मैसेजिंग टूल है. दिक्कत क्या होती है, जब भी आपने अपनी करेंसी के अंदर पेमेंट करी तो उसको डिकोड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. ये मैसेजिंग टूल उसी चीज को इजी कर देता है, मतलब इसमें वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसी में मैसेज टाइप होगा और उसी में वो मैसेज आगे वाली कंट्री में चला जाएगा जहां पे आपने पेमेंट करनी है. मतलब ये अकाउंट यूज करा जा रहा है जब आप कहाँ पे कर रहे हो पेमेंट्स, अब्रॉड. वो जो टाइम लग रहा था ना बहुत ज्यादा कन्वर्जन करने में, उसको रिड्यूस कर दिया इस मैसेजिंग टूल ने विच इज स्विफ्ट. ठीक है. अब यहाँ पे भी मान लो उस बैंक के पास अभी भेजा जो नियर बाय थी, जिनका कनेक्शन इस वाले बैंक के साथ अच्छा बन रखा था. अब इनके पास भी क्या होगा, एक स्विफ्ट कोड यहाँ पे जनरेटेड होगा, स्विफ्ट कोड.
अब ये क्या करेंगे, जो भी आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, कन्वर्जन कर दी इन्होंने रुपी टू जो डॉलर करना था कन्वर्जन, और ये फिर डॉलर चले जाएंगे उस यूनिवर्सिटी के पास जहां पे आपने एडमिशन लेनी थी। मतलब ये मैसेजिंग टूल की तरह एक्ट कर रहा है। वो जो कन्वर्जन करनी थी उसको इसने इजी कर दिया, जहां पे 3 महीने लग सकते थे इसने 2 या 3 दिन में वो कंप्लीट कर दिया। तो इसके अंदर सारी वेरिफिकेशन, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट चलता है इनको कन्वर्ट करते हुए, वो सारी चीजें पहले से फिल्ड है। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है बैंक को, जिसमें आपने पैसे दिए थे उसके पास नहीं। पीयू की एडमिशन जिसने ली होगी, कभी ई चलान से पे करा था, किसी ने किया कभी ई चलान यूज? तो वो क्या करता था, पीयू के बैंक अकाउंट में भेज रहा है, पर आप कहाँ गए थे, आप तो एसबीआई गए थे, आप डायरेक्टली पीयू नहीं गए थे। बस उसी तरह से ये स्विफ्ट बैंक भी काम करता है, ई चलान की तरह इसका भी फंक्शन रहता है। इसको यू कैसे, वर्ल्ड बैंक, यस, मतलब यूएससी कर रहा है तभी डोमिनेंस है उनकी, तो वो पूरा चेक रखता है। मतलब मैसेजिंग टूल की तरह एक्ट कर रहा है, जैसे ई चलान फंक्शन करता है, बस सेम प्रोस्पेक्ट से ये करता है।